यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी प्रोफेसर अविनाश कदम फिर से एक बार आपसे जुड़ चुका हूँ। हमारा लेक्चर नंबर 2 आज चालू होने वाला है। और लास्ट टाइम में हमने जो देखा था लास्ट लेक्चर जो भी था हमारा, फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने क्या क्या देखा था। इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। उसमें नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी देखी थी, बिजनेस की डेफिनेशंस देखा था, एंड उसमें हमने देखा था फीचर्स ऑफ द बिजनेसेस, राइट। तो आज हम देखेंगे प्रोफेशन। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, प्रोफेशन में आने वाले फीचर्स, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में सीखा है उसका पूरा रिवीजन किया रहेगा, उसका पूरा आपने होमवर्क किया रहेगा। जो भी आपको डाउट्स आए रहेंगे वो आपने लिख कर लाए होंगे या डाउट्स सोच के आए होंगे, राइट। क्योंकि इतना तो डिफिकल्ट था नहीं कि कुछ ना समझे। ऐसा बहुत ही इजी टास्क में हमने समझ लिया था, हमारा पूरा डिटेल्स जो सिलेबस था वो। तो डेफिनेटली मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने पूरा अच्छे तरह से रिवाइज किया रहेगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, बट आफ्टर द लेक्चर्स, लेक्चर के एंड में हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, सबके डाउट सॉल्व करेंगे, राइट। और हमने इतना अच्छी तरह से सीखा है कि किसी को डाउट होगा ही नहीं आज। फिर भी डाउट है तो हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। चलो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या? पहले बिजनेस और प्रोफेशन ऐसे दो कंसेप्ट रहते हैं। आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने एजुकेशन में, तो वैसे वैसे आपको ये पार्ट्स का डिटेल में ज्ञान मिलते रहेगा, नॉलेज मिलते रहेगा। फिर भी हम आज यहाँ पे देखते हैं। तो प्रोफेशन क्या कहता है? प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल। समझ में आ रहा है? टू रेंडर सर्विस फॉर अर्निंग सम इनकम, दैट इज डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, etc। प्रोफेशनल मतलब क्या है? जो हमने देखा था हमारे पहले इंट्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज है वो किसकी तरफ से डिलीवर की जाती है? प्रोफेशनल की तरफ से। अभी समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो हमारे फील्ड के सबसे धुरंधर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्हीं को कहा जाता है। तो उसमें क्या है, ये लोग जो सर्विसेज देते हैं, ये लोग जो वर्किंग इनका चलता है, वो किसके अंडर आता है? तो प्रोफेशनलिज्म के अंडर आता है। ये लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। तो ये प्रोफेशन के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, जो भी डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम खुद के लिए जाते हैं, हमारे माता पिता के लिए लेकर जाते हैं, हमारे अनुजनों को लेकर जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई मैंने ही गोली प्रोड्यूस की है, मैंने इंजेक्शन बनाया, ऐसा थोड़ी बोलता है डॉक्टर। नहीं, वो हमारी जांच करता है, चेक करता है पेशेंट का, नर्स देखता है, इंजेक्शन देता है, तो सर्विस देता है। वहां पे कोई प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं। वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? नहीं। वो उसकी एक्सपर्टीज का सर्विस देता है, क्योंकि वो डॉक्टर बना है, एमबीबीएस करके बना है, डॉक्टर बना है, तो वो उसका एक्सपर्टीज का सर्विस देता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर। वही लॉयर है, लॉयर का जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी केसेस हैंडल करता है, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज साहब, वकील साहब, हाँ, ऑर्डर जो भी चलता है, ये इनका प्रोफेशनलिज्म है, राइट। तो यही एक है। और हमारे सीए साहब धुरंधर, हमारे स्ट्रीम के, जो इन्होंने हमारे स्किल के साथ, उनके कोर्स के साथ जो भी सीखा है, जो भी नॉलेज उन्होंने हासिल किया है, प्राप्त किया है, उसका भी प्रोफेशन में ही आता है। वो भी एक तरह की सर्विस है। जो भी वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑडिटिंग प्रोवाइड करते हैं, टैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न भरना है, जीएसटी रिटर्न भरना। आप लोग सुनते रहेंगे, आपके फादर मदर कहीं पे जॉब करते हैं, उनका सैलरी आता है तो बोलते रहेंगे आप भी रिटर्न भरना है, इनकम टैक्स भरना है। ये भी जो भी चीजें हैं, ये प्रोफेशनल के अंडर आती है, जो प्रोवाइड करते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सारी चीजें हैं प्रोफेशनल्स जो प्रोवाइड करते हैं ये लोग, राइट। तो इनके भी कुछ फीचर्स है, जैसे हमने बिजनेस के फीचर्स देखे थे, वैसे इनके फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन देखते जाएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट वन फीचर्स है हमारा एम। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। जैसे कि हमने बिजनेस में देखा था कि एवरी बिजनेस इज फॉर मेकिंग प्रॉफिट, वैसे ही एवरी प्रोफेशन इज फॉर प्रैक्टिस फॉर मनी। मेन एम रहता है, मेन ऑब्जेक्ट रहता है हर एक बिजनेस प्रोफेशन का कि अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट। विदाउट दिस कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता है, राइट। एंड ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मतलब मनी क्यों आएगा? क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करने की पूरा प्रयास करते हैं और 100% सॉल्यूशंस देते हैं। इसी सॉल्यूशंस का, इसी सर्विसेज का उनको क्या मिलता है? मनी मिलता है, उनकी फीस मिलती है। प्रोफेशनल के लैंग्वेज में देखा जाए तो फीस कहता है इसको। तो वो इसके अंडर आता है, और वही एक एम है, इंपॉर्टेंट एम है बिजनेस की। जैसा जैसा बिजनेस में हमारा प्रॉफिट कमाना एम है, वैसे ही प्रोफेशनल लोगों का क्या रहता है? अर्निंग फॉर मनी इज अ मेन ऑब्जेक्ट, राइट।
सेकेंड वन है क्वालिफिकेशन। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। मतलब अभी समझो डॉक्टर का प्रोफेशन वहां पे चल रहा है, तो वो बंदे को डॉक्टर होना ही जरूरी है ना। कंपाउंडर होके वो सर्विस नहीं दे पाएगा ना। कंपाउंडर आप इंजेक्शन देगा तो आप कितने दिन जी पाओगे, जगह पे ही मर जाओगे। किसी और चेकिंग के लिए गए और किसी और चीज का तुमको वहां पे इंजेक्शन दे दिया कंपाउंडर ने, क्या होने वाला है, वहीं पे आपका राम नाम होने वाला है। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे लॉथर कि प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, राइट। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ लैंग्वेज। डॉक्टर ही वो लैंग्वेज बता पाएगा, डॉक्टर ही वो मतलब ये एक रहता है ना कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको उस नॉलेज है, हम उसको हाव भाव देख के समझ में आता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ओनली तोतैया चार्टर्ड अकाउंट। तोतैया मतलब क्या, बहुत से मार्केट में टैक्स प्रैक्टिशनर रहते हैं, आपने सुना होगा टैक्स प्रैक्टिशनर, बहुत सारे बोर्ड दिखते हैं। तो वो लोग, उनका क्या नॉलेज रहता है, गूगल बेस्ड नॉलेज रहता है, थोड़ा बहुत यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन लेके क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत बताना, इंफॉर्मेशन देना, उसी हिसाब से उनको काम करवा के देना। बट डिटेल में नॉलेज नहीं रहता है, प्रोविजंस उनको पता नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पे दिया है कि ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी नॉलेज। दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड। सिंपली कहना है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो उसका कोर्स, उसका एजुकेशन पूरा डिटेल में आपको लेना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप सीए कर रहे हो तो सीए इंटर में आप ड्रॉप करके सीए नहीं बन पाओगे, या उस हिसाब से आप सर्विस भी नहीं दे पाओगे। अगर आपको प्रॉपर सर्विस देनी है, प्रॉपर नॉलेज गैदर करना है, प्रॉपर नॉलेज के साथ सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपको क्या चाहिए, तो उस डिग्री का पूरा आपको नॉलेज चाहिए, पूरा का पूरा आपको ट्रेनिंग चाहिए, और पूरा डिग्री आपके पास चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल हो प्रोफेशनल कहने के लिए। समझ आ रहा है, ये चीजें जरूरी है। क्योंकि मार्केट में देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो करते कुछ और है और दिखाते कुछ और है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पे हो जाते हैं। हमारे बेचारे लोग हैं जो इनोसेंट पीपल रहते हैं कि उनको लगता है, लोग जाते हैं नॉलेज लेने या सर्विसेज लेने, जो भी चीजें हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट है, दिखाते कुछ और है और मिलता कुछ और है। ये चीजें ना हो, इसलिए ये हमारे डेफिनेशन में दिया है कि इन चीजों के साथ नॉलेज एंड सर्विसेज का एजुकेशन पूरा जरूरी है इस चीज में। थर्ड वन क्या है हमारा, फाइनेंशियल रिटर्न्स। अ प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। Income received by profession is not fixed. Professionals can be employed in an organization or self-employed. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, get fees. मतलब क्या है ये, अभी सर्विस दे रहे हैं मतलब फ्री में तो देंगे नहीं। जैसे बिजनेस हमको फ्री में नहीं कर सकते, विदाउट प्रॉफिट बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता, वैसे प्रोफेशनल में प्रोफेसर अगर है, मतलब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, तो फ्री में इलाज करेगा नहीं, फ्री में इलाज करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिनेंशियली कर सकते हैं वैसे, बट फिनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये मॉनेटरी फंड्स जो है, मॉनेटरी टर्म जो है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, विदाउट फीस वो नहीं ले पाते। उसमें क्या क्राइटेरिया दिया है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। 10 to 7 जॉब कर रहा है मतलब उसको फिक्स सैलरी। बट वही अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही सीए खुद का प्रैक्टिस कर रहा है, खुद का प्रैक्टिस क्या मतलब क्या है कि खुद का ऑफिस उसने कहीं पे ओपन किया है, उसके अंडर कुछ 10-12 आर्टिकल्स है, 2-3 का एम्प्लॉय है, और वो कुछ 100-150 उसके पास क्लाइंट जमा किए भाई ने, अपने पूरे करियर के साथ, अपने नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो वहां पे उसको सैलरी मिलेगी क्या, नहीं। उसको क्या मिलेगा, उन क्लाइंट्स के साथ जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उनकी फीस आती है। फीस क्या रहती है, फिक्स टर्म में रहती है। यहाँ पे हमने क्या मिला है कि प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेट। मतलब क्या है कि यहाँ पे उसको फिक्स सैलरी नहीं रहती, बट उसका फीस रहता है तगड़ा। एक प्राइवेट जॉब करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक हमारे प्रैक्टिस करने वाले सीए, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रैक्टिस करने वाला सीए बहुत तगड़ा कमाता है। सिंपल लैंग्वेज में, तो उसका इनकम सोर्स बहुत हाई होता है, क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स रहते हैं। एक क्लाइंट्स का फीस जो है वो अपने जॉब करने वाले सीए की सैलरी रहती है। उस हिसाब से प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट फिनेंशियली काफी स्ट्रांग होते हैं। यही हमारा इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है। नेक्स्ट है कैपिटल। प्रोफेशनल कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल प्रोफेशनल्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस। इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म। इसका कहना क्या है, जैसा बिजनेस करने के लिए, समझ लो, जैसे बिजनेस करने के लिए हमें क्या लगता है, कैपिटल लगता है, जगह लगती है, मशीनरीज परचेस करना है हमको,
गुड्स रॉ मटेरियल परचेस करना है, मशीन परचेस करनी है, सेटअप के लिए जगह चाहिए बड़ी, ये सारी चीजों के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट लगता है। वही उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैपिटल लगता है अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को खुद का प्रैक्टिस, खुद का ऑफिस शुरू करना है, तो सेटअप है वहाँ पे, ऑफिस लेना है, ऑफिस में इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, ये चीजों के लिए क्या है, ह्यूज कैपिटल लगता है। बट अगर वही चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पे जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसको रेडीमेड पूरा सेटअप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको हायर किया है तो वहाँ पे रेडीमेड सेटअप पूरा रेडी है, तो वहाँ पे उसको कोई एक्स्ट्रा कैपिटल देने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं आपके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, आपने पहले से इक्विपमेंट लिया है तो मैं आपकी मेरी तरफ से 10 लाख रुपए दे रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, जॉब कर रहा है मतलब उसको सिर्फ 10 से 7 वहाँ पे ऑफिस जाना है रेगुलरली और जॉब करना है। वही दूसरे केस में क्या है, हमारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलग से कैपिटल लगता है, खुद का ओन कंट्रीब्यूशन लगता है, भाई से लेगा, दोस्त से लेगा, मदर फादर है, उसके पेरेंट्स हैं, तो उनसे लेके उसको थोड़ा बहुत सेटअप करके वो करना पड़ता है। यही कैपिटल का मीनिंग है। नेक्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप मतलब क्या है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, अपना बॉडी क्या है, सीए का बॉडी, आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये हमारी सीए की बॉडी है। इस बॉडी के अंडर हम सीए का एजुकेशन लेते हैं, पहले सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, इसके बाद हमारा स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। उसके बाद वहां से उनको क्या मिलती है, मेंबरशिप मिलती है। मेंबरशिप मतलब कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, ये हमारे आईसीआई के मेंबर्स हैं, इनको सर्टिफिकेट हम प्रदान करते हैं और ये एलिजिबल है फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द जॉब। वो हमारा रजिस्ट्रेशन है, मेंबरशिप का एक क्राइटेरिया रहता है आईसीएआई का। उसी हिसाब से डॉक्टर्स का रहता है, उसी हिसाब से लॉयर्स का रहता है, बार काउंसिल रहता है, एमबीबीएस का मेडिकल एसोसिएशन रहता है, वही हमारा सीए का आईसीएआई है। उस हिसाब से उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस भी रहती है ईयर वाइज, मेंबरशिप है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जो भी उनका प्रोफेशन चलता है उस रिगार्डिंग उनको ईयरली एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने अपने डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट यानी कि आईसीआई जैसे हमारा सीए का है इंस्टीट्यूट, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना रहता है रजिस्ट्रेशन फीस इसका। तो वही इस पॉइंट में किया गया है। सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स, मतलब काउंसिल मतलब वही एक इंस्टीट्यूट रहता है, जैसे बार काउंसिल फॉर एडवोकेट्स वैसे ही आईसीए फॉर सीए। These professionals have to register themselves with their respective council and get certificate। मतलब क्या है कि यही हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, पास आउट हो गए सीए फाइनल करके, तो हमको क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना है और हमारा सीओपी, हमारा रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप हमारा वहां से कलेक्ट करना है फॉर द फर्दर प्रोसेस। फर्दर प्रोसेस मतलब हमको जॉब करना है या फिर हमें प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी रहता है, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, गेट सर्टिफिकेट एग्जांपल क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, आईसीए फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, यही चीजें हैं, तीन चीजों के लिए फॉलो होती है। The code of conduct mentioned by the respective council must be strictly followed by every professional. Every practicing professional has to acquire membership from their respective council। मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। आपको अगर स्कूल में भी जाना है तो वहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म है, स्कूल के कुछ रूल्स है कि टाइम पे ही आना है, बाल कटवा के जाना है, यूनिफॉर्म में आना है, फीस भरना है, रेगुलर होमवर्क करना है, रेगुलर क्लास को आना है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पनिशमेंट मिलता है। उसी तरह से अपने इस काउंसिल के कुछ रूल्स रहते हैं, आईसीआई बॉडी रहो या वो मेडिकल एसोसिएशन रहो या बार काउंसिल रहो, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमें हर मेंबर्स को फॉलो करने ही पड़ते हैं। अदरवाइज उनका जो सर्टिफिकेशन है, जो उनका प्रैक्टिस लाइसेंस है, वो वहाँ पे क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है ड्यू टू इन जो रूल्स है, अगर वो रूल्स ब्रेक करते हैं तो। वही है, जब जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, अभी अपना हमारे आकाश सर कल जा रहे थे, घाई घाई में उनको कहीं पहुंचना था और घाई घाई में पहुंचना था, इसलिए उन्होंने सिग्नल की तरफ ध्यान नहीं दिया और सिग्नल तोड़ के वो आगे निकल गए। लेकिन आगे कौन थे, सर के बड़े भाई थे, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले। अब वो रूल के बहुत सख्त होते ट्रैफिक वाले, आपने तो देखा होगा, सबसे सख्त सबसे स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं। रूल तोड़ा मतलब इमीडिएट पकड़ना ही है, भाग के पीछे उसके भागते 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 जाएंगे, दूसरी गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, लेकिन उसको पकड़ के सजा देंगे ही देंगे। और यही हुआ सर के साथ कल, लेकिन सर ने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वहाँ पे उन्होंने जो फाइन है वो फाइन पे किया और सर आगे बढ़े। लेकिन सर को ये भी एहसास हुआ कि घाई में नहीं करना चाहिए, इतनी घाई भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सर के 500 रुपये वहाँ पे बच जाते थे। बट ठीक है, इससे ही हमें यही सीखना है कि रूल्स नहीं ब्रेक करने हैं, हो जाते हैं घाई घाई में, हमारे घाई गड़बड़ी में रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन वी नीड टू बी फोकस ऑन द रूल्स, राइट। नेक्स्ट वन है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी चीज किसी से भी छुपानी नहीं है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई भी चीजों के अंदर यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कोई बता रहा है कुछ और कर कुछ रहा है, डॉक्टर बता रहा है कि आपको कैंसर है और कर रहा है उसका ऑपरेशन
किडनी का ऑपरेशन कर रहा है और बोल के कैंसर, कैंसर बोल के किडनी का ऑपरेशन हो सकता है क्या? और किडनी का दवाई कैंसर के लिए हो सकता है क्या? ट्रांसपेरेंसी चाहिए। वकील बोल रहा है कि आपका केस 10 दिन में सॉल्व कर दूंगा, और 10 साल हो गए केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख उसको मिलती जा रही है, जज साहब ऑर्डर पे ऑर्डर, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तो ऐसे चलेगा क्या? हर प्रोफेशन में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट एंड जो हमारा बिजनेस ओनर है, प्रोफेशनल ओनर है, उनके बीच में जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, जितना उनका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर रहेगा, उतना ही दोनों के लिए बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए इजी रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है, कस्टमर क्या है हमारा किंग। हमने लास्ट कन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि कस्टमर इज अ किंग, ग्राहक हा राजा असतो, तुम्ही मराठीत सगळीकडे ऐकलेला असेल, बरोबर? त्यानुसार ही ट्रांसपेरेंसी क्या है यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। क्या कहते हैं, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल्स। A doctor cannot transfer his medical practice to his son, doctor who has not completed concerned medical education। कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि अभी सीए बन चुका है, तो ये बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता है क्या अपने बेटे को? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटे को भी सीए होना ही जरूरी है। ये बिजनेस की तरह नहीं है कि हाँ टाटा जी है, उनके अपने हमारे मोरारजी, टाटा जी के जो फादर थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बिजनेस ट्रांसफर किया हमारे रतन जी टाटा के लिए, ग्रेट बिजनेसमैन, द ग्रेट एंटरप्रेन्योर, हमारे बीच में नहीं रहे। ये ट्रांसफरेंसी बिजनेस की हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना तो ही हो सकता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा कंपाउंडर भी नहीं बन पा रहा है, उसको प्रोफेशन ट्रांसफर कर पाएंगे क्या? सीए का बेटा है, सीए है, प्रोफेशनल वाले सीए है और उनका बेटा सीए नहीं बन पा रहा है, तो ट्रांसफर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन, राइट? कॉन्सेप्ट ही वैसा है कि डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए वहां पे डॉक्टर ही जरूरी है, एज पर मेडिकल काउंसिल, एज पर हमारे आईसीआई बोर्ड, एज पर बार काउंसिलिंग, राइट? नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या? प्रोफेशनल चार्जेस फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, दैट इज आर्किटेक्ट डिजाइन लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस। वही हमने जो बोला है कि जो भी सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, ये क्या करेंगे, फीस चार्ज करते हैं। फीस चार्ज मतलब उनका जो भी सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज के बदले हम उनको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है इन फॉर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी टर्म्स मतलब फीस ऑफ सर्विसेज मनी फॉर्म में। तो विदाउट प्रोफेशनल फीस के कोई भी बिजनेस प्रोफेशन आगे बढ़ता है क्या? नहीं। तो ये नेचर ऑफ वर्क क्या है, इन चार्ज ऑफ फीस रहेगा, राइट? ये सारी जो है चीजें हमने क्या पढ़ी है, किस रिलेटेड है ये हमारे प्रोफेशनल के फीचर्स है, जैसे हमने बिजनेस के फीचर्स पढ़े हैं। इजी जा रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है क्या? सादी एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमारे बुक में दिया है। हमारे बुक के जो ऑथर है, स्टेट बोर्ड की तरफ से जो बुक प्रिंट होकर आया हमारे लिए पढ़ने के लिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में है। आपके लिए सब्जेक्ट नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा रेगुलर लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि हम किसी को दे रहे हैं तो किसी से लेना जरूरी है, इन फॉर्म ऑफ टर्म्स, इन फॉर्म ऑफ जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे अप्लाई होते हैं, उसी हिसाब से। अगर आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्लासेस लेने आ रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ से उस सर्विसेज की, उस क्लासेस की फीस ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग के हिसाब से हम आपसे फीस ले रहे हैं। उस हिसाब से आपको क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि आप अच्छे से सीखें, अच्छे से स्कोर करें। यही एक रहता है गिव एंड टेक वाला हमारा प्रोफेशन, राइट? इजी जा रहा है आपको? यहाँ पे जो भी वर्डिंग्स है, जो भी हमारे फीचर्स थे, सुनने में आपको थोड़े हेवी लगेंगे, लेकिन जितना उसका एग्जांपल हमने दिया है, सेट किया है, जितना हम समझ पा रहे हैं, जितना हम सीख पा रहे हैं, वो बहुत ही ईजी है। मजा आएगा आपको। अभी सेकंड लेक्चर ही हमारा, लेकिन आगे आगे जैसे जाओगे, जैसे जैसे लेक्चर हमारे सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट आपका उतना ही इंटरेस्टिंग बनेगा जितना आज बोरिंग लग रहा होगा आपको, राइट? नया सब्जेक्ट है, क्योंकि 10th तक हमने जो पढ़ा है वो उसका टोटल डिफरेंट हम आप अभी पढ़ रहे हैं। हमारा जो स्ट्रीम है पहले था क्या, 10th तक हमको कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इन चीजों के बारे में पता, हमने सुना था, लेकिन इसके बारे में पढ़ा है क्या कहीं? नहीं। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो हिसाब से हमको एकदम से नया लगेगा सिलेबस। हर सब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत नया लगेगा, लेकिन वक्त के साथ आप इसको एंजॉय भी करने लगोगे, राइट? नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो देखा था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर क्या होता है, जिसमें जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, अगर उसमें मनी इन्वॉल्व होती है, गिव एंड टेक इन्वॉल्व होता है, मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है। और एम्प्लॉयमेंट भी उसी का एक टाइप है। मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट क्या मतलब, अगर ये हमारा सीएफ ऑफिस है, मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप लोग सब लोग मेरे एम्प्लॉइज हो, तो मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया है इन
और उसके बदले आपको क्या मिलने वाली है, मंथली आपको सैलरी भी मिलने वाली है। तो ये क्या है, टर्म्स है, एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स है जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में चलता है। तो देखते हैं आगे क्या है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, मतलब आप मेरे लिए काम कर रहे हो या मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो ये आप एक एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में चलती है, राइट। देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। अभी कोई बीकॉम करके आता है, कोई बीकॉम एमकॉम करके आता है, कोई सी इंटर पास होके आता है, सी ड्रॉप करके ड्यू टू सम उसके जो भी टर्म्स रहते हैं, तो उसके क्वालिफिकेशन के साथ, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको क्या मिलता है, सैलरी वहाँ पे डिसाइड होता है, फैक्टर्स, सैलरी के फैक्टर डिसाइड होते हैं। अगर 12th को भी हम वही सैलरी दे रहे हैं जो बीकॉम करके आया हो, अच्छा नॉलेज लेके आया और सीए फाउंडेशन या सीए इंटर का क्लियर करके आ रहा है, तो दोनों का नॉलेज और दोनों का जो मैच्योरिटी लेवल है, दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग रहता है, तो उन हिसाब से ही उनका जो है सैलरी वहाँ पे डिसाइड होता है, यही कहना है। और इसके भी कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, वही सबके सारे जो भी हमने प्रोफेशनल में देखा है, जो भी हमने बिजनेस में देखा है और जो भी हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट में, फीचर्स आर, सबके फीचर्स सेम टू सेम ही रहते हैं, इंटर लिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब कैसे, जैसे हमने बिजनेस में देखा था कि प्रॉफिट मोटिव है, यहाँ पे भी एम मोटिव क्या है, मनी है, रेगुलरिटी है, कैपिटल गेन है, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो पहला क्या है, एम, जैसा हमने प्रोफेशन में भी देखा था, सेम हमने क्या देखा था, फर्स्ट जो फीचर्स है वो बिजनेस में भी देखा था। एम क्या है, द एम इज टू अर्न मनी। जो आप करने जा रहे हो तो आप किस लिए जा रहे हो, कि अच्छा सैलरी मिले, आपका घर चले, आपको रेगुलर इनकम हो, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेशन वो कंप्लीट हो विद दिस अर्निंग मनी, राइट, फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। दोनों का क्राइटेरिया, दोनों का एम, दोनों का फोकस, दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, अर्न द मनी, प्रॉफिट बिजनेस के लिए, फीस प्रोफेशन के लिए, एंड सैलरी फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मेन एम ऑब्जेक्ट मनी है यहाँ पे। सेकंड वन है क्वालिफिकेशन। जॉब हमें मिलने के लिए हमें उस हिसाब से क्वालिफिकेशन भी चाहिए, जैसा हमारा क्वालिफिकेशन होता है उसी हिसाब से हमको जॉब भी मिलता है। अगर सीए बने हो तो उस हिसाब से जॉब मिलेगा, उस हिसाब से सैलरी मिलेगा। बीकॉम के बाद जब जॉब करें तो उस हिसाब से सैलरी रहेगी। सीए ड्रॉप आउट हो तो उस हिसाब से आपको नॉलेज के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। वही यहाँ पे कवर किया है। इस जॉब रिक्वायर सम क्वालिफिकेशंस, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। अब यहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड क्या है, अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉय कौन होता है, जो उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, पर्टिकुलर कोर्स का सर्टिफिकेशन है, पर्टिकुलर नॉलेज है, किसी ने बीकॉम के बाद टैली किया है तो वो क्या हुआ, स्किल्ड एम्प्लॉय हुआ। लेकिन जो 10th के बाद या 12th के बाद नॉलेज तो नहीं है, बस ऐसे पास आउट हुआ है 35 पे एकदम बाउंड्री पे पास आउट, उसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है क्या, वो अनस्किल्ड एम्प्लॉय वहाँ पे उसको स्किल जॉब नहीं मिलेगा। जैसा तुम्हारा नॉलेज वैसा तुम्हारा अर्निंग रहेगा, वैसा तुम्हारा प्रोफेशन रहेगा, राइट। रिक्वायर्ड फॉर द नेचर ऑफ द जॉब। फॉर स्किल जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि स्किल जॉब के लिए बीकॉम चाहिए या फिर कोई कोर्स किया हो, डिप्लोमा किया हो, तो वो स्किल जॉब वहाँ पे उसको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हमारे बुक में कि जॉब ऑफ नर्स, बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेसरी, दैट इज ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय के लिए कोई क्वालिफिकेशन तय किया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं, कोई भी वहाँ पे एजुकेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर ऑफिस बॉय का जॉब है तो। यही इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मॉनेटरी रिटर्न्स। वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब वही एक इंपॉर्टेंट एम है जो फर्स्ट फीचर्स है। फर्स्ट जो फीचर है हमारा क्या है, अर्निंग मनी, वेजेस, सैलरी, वही है यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न। अगर जॉब कर रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ महीने में सैलरी ही नहीं मिले तो वहाँ पे कुछ पॉइंट है क्या जॉब कंटिन्यू करने का। आपकी अगर नीड ही वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, आपके रिक्वायरमेंट ही वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो जॉब करने का कोई पॉइंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट है। वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है, कोई मंथली बेसिस पे उनको सैलरी रहती है, तो फिर लॉन्ग टर्म पे वहाँ पे जॉब करते हैं तो उनको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है। वेजेस आर डिसाइड इन ऑर्डर ऑफ बिफोर अपॉइंटमेंट। मतलब आप जॉब करने जा रहे हो तो पहले इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक किया जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर उसके बाद आपका डिस्कशन होता है सैलरी पे, और सैलरी उसी टाइम पे आपका डिसाइड होता है और आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही आपका जो भी पैकेज मिला है वो वहाँ पे फाइनल होके आपको मिलता है। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, सैलरी इज पेड मंथली। अब अगर लेबर हो,
डेली अगर कहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे आप लेबर, एज अ लेबर वहाँ पे वर्किंग जा रहे हो तो वहाँ पे आपको चार्जेस कैसे मिलते हैं, जो भी आपका सैलरी वो डेली बेसिस मिलता है। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, स्किल्ड एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पे आपको सैलरी मिलता है मंथली बेसिस पे, यही है इनका कहना है। Along with salary, other benefits like bonus, quarter to stay, subsidies, foods in canteen, etc. also can be given to employee. As per company रहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनके पॉलिसीज रहते हैं वहाँ पे। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोनस देता है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा फीस देता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फूड प्रोवाइड करता है एट द वर्किंग प्लेस। तो एट पर ये डिपेंड रहता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज के ऊपर, राइट। नेक्स्ट वन है कैपिटल। No capital is required for employment because employer invest or provides everything to the employee for completing job। हमने प्रोफेशन में देखा था, वहां पे भी कैपिटल का फीचर था कि जॉब करने जाते हो आपको वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट देना नहीं है, वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देनी नहीं है फॉर जॉब, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एनवायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ सारी चीजें ऑलरेडी सेटअप है। आपको अगर जॉब पे अकाउंटेंट बोल के आप वहां पे जॉब पे लग चुके हैं, तो आपको आपके साथ लैपटॉप लेकर जाने की जरूरत है क्या, टैली का सॉफ्टवेयर लेकर जाने की जरूरत है क्या, नहीं, ये सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, आपको किसी भी तरह का वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं लगता है, यही इनका कहना है। नेक्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन। नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने प्रोफेशन में देखा था कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशनल्स, अगर डॉक्टर है तो मेडिकल काउंसिल, सीए है तो आईसीआई। वैसे यहाँ पे जॉब करने के लिए कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, आपका क्वालिफिकेशन ही आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है तो या यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ऐसा ही इस कंसेप्ट का कहना है। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या फॉलो करना है, अगर जॉब लग गई तो कंपनी के पॉलिसीज है, कंपनी के कुछ रूल्स रहते हैं, बस उसी को फॉलो करना है, बाकी चीजें आपको व्यक्ति के साथ वहां पे मिलती रहती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट कैन not be transferred to one person to another, that is if a teacher retires then he cannot transfer his job to his son or daughter। वही जो हमने प्रोफेशन में देखा था, बट वहां पे पॉसिबिलिटी थी कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना तो वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो आपका जॉब आपके रिटायरमेंट के बाद या आपके ड्यूरिंग कुछ हादसा होता है, आप वहाँ पे रिटायर होते हैं बिफोर द ड्यू डेट, तो वो आप जॉब आपके बेटे या बेटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं एज पर ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से। नेचर ऑफ वर्क क्या है, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच हैज गिवन टू हिम, द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ पे टाइम लाइन भी दिया जाता है, डेडलाइन भी दी जाती है कि हाँ आज ये क्लाइंट का वर्क कंप्लीट करना है, हाँ ये रिटर्न भरना है, हाँ आज ये हमको जीएसटी रिटर्न पे करना है, जीएसटी अमाउंट पे करना है। इसका एक डेडलाइन दिया रहता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कोई टास्क है वो कंप्लीट करना है, कोई रिपोर्ट है वो कंप्लीट करनी है विद इन टाइम लिमिट, विद इन अ वीक। तो डेडलाइन के हिसाब से वहाँ पे काम करना है, नहीं तो आपको दूसरे दिन ही जॉब छोड़ के फिर से दर बदर की ठोकरें खाते भटकना पड़ेगा नया जॉब ढूंढने के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, डेडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, और वहाँ पे एक सिंसियर एम्प्लॉय बन के काम करना है, यही इसका कहना है, राइट। एक्टिविटी देखते हैं हम यहाँ पे। एक्टिविटी क्या है, कैन अ बिजनेसमैन और प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय कंप्लीट देयर जॉब इंडिपेंडेंटली, राइट। इसमें क्या है, एक क्या पूछ रहे हैं हमको कि बिजनेसमैन या कोई प्रोफेशनल या कोई एम्प्लॉय कंप्लीट देयर जॉब इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं क्या। बिजनेसमैन में अगर वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन तो उसको करना ही है, प्रोफेशन में अगर वो उसका ऑफिस है, प्रैक्टिस है, तो वहाँ पे वो टीम वर्क चलता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। एम्प्लॉय अगर उसको सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअल टास्क दिया है तो भी उसको थोड़ा बहुत डिस्कशन करना रहता है टीम के साथ, लेकिन इंडिपेंडेंटली ही कैन डू हिज वर्क। सिंपल सा है कि कोई वर्क हमको नेचर ऑफ वर्क अगर समझ में आता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अकेले कर सकता हूँ या मुझे इसके लिए टीम की जरूरत है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये बेंच ला के बाहर रख दो, इसमें एक अकेला स्टूडेंट कर सकता है क्या, कर सकता है, लेकिन वही ये सारे बेंचेस एक साथ बाहर रखने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, टीम वर्क लगेगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट बच्चा कर पाएगा क्या, नहीं। इसी तरह से ये सिंपल वर्ड में कहना है कि अगर नेचर ऑफ वर्क अगर हमको समझ में आता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वर्क फॉर इंडिपेंडेंट है या वर्क फॉर ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट वन है सूरज ओन्स अ ट्रैवल एजेंसी। हमारे सूरज भाई साहब है, उनके पास ट्रैवल की एजेंसी है, हर हर शहर, हर देश, हर दुनिया घुमाने का इनके पास एजेंसी है, राइट। थ्रू हिज एजेंसी हेल्प्स पीपल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैवल अरेंजमेंट्स सच एज एयर बुकिंग, रेलवे बुकिंग, अरेंजिंग टूर्स etc। he charges some amount for the service offered। इज सूरज अ प्रोफेशनल और अ बिजनेसमैन। अब इसमें मुझे ये बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट देखा था और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बिजनेसमैन। तो सूरज बिजनेसमैन हुआ
है या प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल की डेफिनेशन आपके पास पता है और बिजनेस की भी आपके पास डेफिनेशन पता है। तो कौन बताएगा मुझे? हमारे आकाश सर बताएंगे कि सूरज अगर ट्रैवल एजेंसी चला रहा है तो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है? इज ही बिजनेसमैन है और राइट। तो आकाश सर ने हमारा बहुत ही सही जवाब दिया है इमीडिएट आंसर के साथ कि ये बिजनेसमैन है, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए हमको क्या चाहिए? एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, उसका एक प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन चाहिए जो कि पर्टिकुलर डोमेन से मिलता है, पर्टिकुलर काउंसिल से मिलता है। लेकिन बिजनेस के लिए हमको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? हमारा खुद का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, ओन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओन नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत वहाँ पे हमको एक्सपर्टीज चाहिए। तो हमारे सूरज साहब क्या हुए यहाँ पे? बिजनेसमैन। ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, ही इज अ बिजनेस ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन कैन बी डन इन अ बल्क क्वांटिटी, राइट, and people also prefer machine made products rather than handmade. Yet Paithani, a kind of sari and handloom coverlet of Solapur have a lot of demand in market. In order to find out the reason, discuss it with your teacher. अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मैन मेड है, उसकी तो अलग ही वैल्यू रहती है, लेकिन जो मशीन मेड है, मतलब कि प्रोडक्शन अगर हमको मैन अगर क्वालिटी देनी है और जिसका इंपॉर्टेंस है, जिसका डिमांड है और पीपल को उसी हिसाब से, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से ही अगर चीज़ चाहिए तो उसको उसी हिसाब से बनाना जरूरी है। अभी यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है कि पैठनी, राइट, पैठनी मशीन से नहीं बन सकती जैसे ह्यूमन से हैंडमेड की तरफ से बनाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो वर्किंग है, उसके ऊपर जो बारीकी है हैंड पैठनी की, वो मशीन से नहीं आ पाएगी, वो हैंडमेड ही बन पाएगा, राइट। लेकिन और दूसरा दिया है कि हैंडलूम कोवरलेट सोलापुर है और डिमांड इन मार्केट, बट ये हैंडलूम है, नॉर्मल हमारे हैंडकरचिप रहता है, वो डायरेक्टली मशीन से बन सकते हैं। उसका जो डिमांड है, जिस हिसाब से पैठनी का डिमांड है, हर लेडी पैठनी पहनती है क्या? नहीं। लेकिन एक हैंडलूम है जो हैंडकरचिप है, हर एक इंसान को लगता है, उसका डिमांड बल्क में रहता है, तो उसके लिए मशीन मेड हम कवर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पैठनी। पैठनी हैंडमेड ही डिमांडेड है और वही लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप कोई मशीन में साड़ी लेके दो, अपने घर पे लेके जाओ और हैंडमेड लेके जाओ, तो तुरंत आपकी मम्मी कौन सी चूज करेंगे? हैंडमेड वाला ही पैटर्न चूज करेंगे। उसी हिसाब से इसका कहना है, राइट। तो ये आज का हमारा लेक्चर। आज हमने क्या क्या देखा है? प्रोफेशन देखा है, एम्प्लॉयमेंट देखा है, उसके ऊपर से दो तीन क्वेश्चन देखे जो कि रिलेटेड टू बिजनेस है, रिलेटेड टू प्रोफेशन है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हमने समझ चुके हैं और समझेगी भी आसानी से। डोंट वरी, आपको जो भी अगर लग रहा है, डाउट आ रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो भी वक्त के साथ आप इस सब्जेक्ट का फेवरेट हो जाओगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या? बिजनेस एक्टिविटीज, जो हमारा कल रहेगा इसी टाइम पे, इसी वक्त अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जो भी डाउट्स है आपके, आप आके पूछ सकते हैं, हम डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर इंटरेक्शन लेंगे, बस बढ़िया सा आपका डाउट सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलो मिलते हैं, मैं आपका दोस्त, आपका साथी प्रोफेसर अविनाश कदम आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे हम इसी टाइम पे, इसी वक्त, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलो टाटा बाय बाय दोस्तों।